जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम HP एलाइड का प्री क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि कंडक्ट हुआ था 8 सितंबर 2024 को। इस वीडियो में हम सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि HPPSC की जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की, उसके हिसाब से हम पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हिमाचल जीके का है। इसमें हमारे से पूछा गया है कि विनवा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। तो इसका हमारे का पहले का राइट आंसर रहेगा कांगड़ा में, ऑप्शन नंबर ए। विनवा हाइडल प्रोजेक्ट हमारे को देखने को मिलता है कांगड़ा में। और अगर मैं विनवा के बारे में थोड़ा सा बताऊं, विनवा जो नदी है ये बैजनाथ के नियर से निकलती है और संधोल में व्यास आकर मिलती है। और विनवा हाइडल प्रोजेक्ट जो है ये 6 मेगावाट का है। तो हमारे पहले का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे से पूछा गया है कि ट्राउट फाउंड इन रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस वैरायटी ऑफ। तो इसमें हमारे को पता है कि जो ट्राउट है वो फिश की वैरायटी है। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द फ्रूट डेमोस्ट्रेशन फार्म लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो जो फ्रूट डेमोस्ट्रेशन फार्म है हिमाचल का वो लोकेटेड है सालोह में। तीसरे का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और ये सलाह पड़ता है हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट से, ऊना में, ऊना से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट ए पार्ट ऑफ चंद्रा वैली। देखो यहाँ पे हमारे पास जितने ग्लेशियर दिए हैं, राचा, बोलूनाग, शिल्ली, ये तीनों ग्लेशियर हमारे हिस्सा है चंद्रा घाटी का। और जो मियार ग्लेशियर है ये हमारा हिस्सा नहीं है चंद्रा घाटी का, क्योंकि ये पड़ता है हमारे पटन घाटी में। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाखली खड्ड इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश। भाखली जो खड्ड है वो ट्रिब्यूटरी है हमारे पास व्यास की। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। आपको भाखली के बारे में थोड़ा बताऊं, तो भाखली जो ओरिजिनेट होती है ये होती है शिकारी देवी कैचमेंट से। और इस पर भाखली खड्ड पर पटिकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि विलेज गुड़ान में है। और ये पिंडो से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस पर जो पटिकरी हाइड्रो परियोजना है वो है 16 मेगावाट की भाखली खड्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊहल की, ऊहल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो ऊहल हमारी ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। अगर मैं ऊहल के बारे में आपको थोड़ा बताऊं, तो लोकल नेम है इसका त्यून नाला। और ऊहल नदी ओरिजिनेट होती है तामसर ग्लेशियर इन धौलाधार रेंज, फ्लो होती है फिर उसके बाद ऊहल वैली, जिसको हम चौहार घाटी के नाम से जानते हैं, जिसमें बड़ा ग्राम वगैरह, ब्रोट वगैरह आदि जगह आती है। और पंडोल से 5 किलोमीटर आगे ये मिलती है व्यास के साथ। तो हमारे को ऊहल नदी के बारे में ये पता होना चाहिए। हमारे को एलाइड के क्वेश्चन पेपर से HP ड्रेनेज सिस्टम के 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और ये तीनों क्वेश्चन व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछे गए थे। ठीक है, तो हम किसी भी अगर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे को ड्रेनेज सिस्टम इंपॉर्टेंट है, नदियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर पंच पांड्या ट्री। तो पंच पांड्या ट्री के लिए हमारी फेमस जो लेक है वो है खजियार। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चक्की रिवर है जॉइन व्यास रिवर नियर। जो चक्की रिवर है वो भी व्यास की ट्रिब्यूटरी है, और वो पठानकोट के पास व्यास से मिलती है। तो ये भी व्यास की ही ट्रिब्यूटरी है। तो 8वें का रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट नोन फ्रॉम द जिप्सम इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका हमारे पास जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तिल्लरधार। तिल्लरधार जिप्सम के लिए नहीं जाना जाता है, बाकी राजबन, भटड़ी और कोरनगा ये तीनों जगहें जिप्सम के लिए जानी जाती है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एमंग द फ्लोइंग डज नॉट लाइज इन द ड्राई हिल जोन, सॉइल जोन। तो यहाँ पे हमारे को
4 प्लेसेस दिए गए हैं। देखो पांगी, किन्नौर और लाहौल, ये तीनों एक ही रेंज में पड़ते हैं। और यहाँ पर जो है ड्राई हिल सॉइल जोन पाया जाता है, मतलब ड्राई हिल्स सॉइल जोन के अंतर्गत रखा जाता है इन क्षेत्रों को। लेकिन जो पोंटा है, पोंटा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। इनमें से हमारे पास सबसे जो कोल्ड प्लेस है वो है किलोंग, क्योंकि यहाँ पे हमारे को केलोंग ग्लेशियर भी देखने को मिलता है, लेडी ऑफ केलोंग। तो आपने मेरे को कमेंट में बताना कि लेडी ऑफ केलोंग इसको नाम किसने दिया था। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमारे में पूछा गया है विच अमंग द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फुल्ली लोकेटेड इन शिवालिका हिल्स। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उन्ना। उन्ना जो डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा शिवालिका जोन में पाया जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें हमारे हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं वो पूछी गई है, जिसमें हमारे को पता होना चाहिए कि हमारा ग्रेटर हिमालय कहाँ पे है, मिडिल हिमालय कहाँ पे है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से एरिया आता है, और हमारा जो लेसर हिमालय वो कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इसमें हमारे को 2 स्टेटमेंट दिए गए दारलाघाट से। दारलाघाट कंजर्वेशन रिजर्व वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1974, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास दारलाघाट कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ 67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो ये यहाँ पे हमारा 67 नहीं है, 0.67 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इस हिसाब से हमारा इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दारलाघाट के बारे में आपको बताऊं, दारलाघाट फेमस है फॉर अंबुजा सीमेंट, और दारलाघाट पड़ता है हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट में। अगर मैं हिमाचल में टोटल कंजर्वेशन रिजर्व की बात करूं तो हिमाचल में 4 कंजर्वेशन रिजर्व मुख्य इसमें 3 है, लेकिन 4 है ऑल ओवर। जिसमें हमारा एक है दारलाघाट कंजर्वेशन रिजर्व, दूसरा है हमारे पास शिल्ली कंजर्वेशन रिजर्व, ये दोनों हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, और तीसरा है हमारे पास नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व जो कि बिलासपुर में है, और चौथा है हमारे पास पोर्टर हिल्स, वो है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। इसमें हमारे को कैडबरी चॉकलेट हैज़ देयर चॉकलेट मेकिंग प्लांट इन राजबन। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, क्योंकि ये बद्दी में है। बरवाना सीमेंट प्लांट इज लोकेटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये सिरमौर में नहीं, ये बिलासपुर में है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। इसमें हमारी दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट के जो यहाँ पे सिटीज़ दिए गए हैं उनको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ। इसमें हमारे पास सबसे नॉर्थ में रहेगा साउथ, सबसे नॉर्थ में रहेगा इसमें हमारे पास जोगिंद्रनगर, उसके बाद रहेगा सरकाघाट, उसके बाद रहेगा रिवालसर, और उसके बाद रहेगा सुंदरनगर। तो इस ए ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमने जो हिमाचल की पिक्स है उनको अरेंज करना है लोअर टू हाईएस्ट एलिवेशन। तो इसमें सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए इसमें सबसे लोअर जो हिल्स है वो है चूड़धार। पहले आएगा चूड़धार की हमारी जो हाइट है वो है 3647 मीटर, और उसके बाद आएगा हमारे पास पिन पार्वती की हाइट है हमारे पास 4800 मीटर के आसपास। तीसरे नंबर पर आएगा हमारे इधर उमाशिला की हाइट है हमारे पास 5294 मीटर, और जो सबसे हाईएस्ट पे इसमें इनमें पिक दी गई है वो है देवटिब्बा की हाइट है हमारे पास 6001 मीटर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमारे को स्टेटमेंट दी गई है, जो यहाँ पे हमारे पास पहली स्टेटमेंट दी गई कि उन्ना जो डिस्ट्रिक्ट है हॉटेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारे पास बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास द कोल्डेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश शिमला ठंडी जगह है, लेकिन शिमला से और काफ़ी जगह ठंडी है, लाहौल स्पीति पांगी वगैरह और जगहें बहुत ठंडी है हिमाचल में। तो इस हिसाब से हमारी दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट है हमारे पास लॉन्ग मून नाइट सीजन। ये रिलेट करता है हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल प्रदेश। तो ये लॉन्ग मून नाइट ये हमारा रिलेट करता है शिमला से।
तो कुल्लू कुल्लू नहीं होगा यहाँ पे, तो इस हिसाब से ये भी गलत स्टेटमेंट है। रेनियस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज कांगड़ा, ये हमारे पास स्टेटमेंट सही है, क्योंकि धर्मशाला में हिमाचल में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कारण है इसका क्योंकि यहाँ पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून है वो दोनों मिलते हैं और तब इस यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। और कांगड़ा से पीछे जो स्पीति वाला एरिया है उस कारण ये सारा बादल यहीं बरस जाता है, जिससे पीछे रेन शेडो एरिया बनता है। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 4 ठीक है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमारे में पूछा गया है कि NH जो 505 है इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास पहली गलत हो जाती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो है NH3। NH3 हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इसमें हमारी पहली गलत हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास NH 907 हिमाचल प्रदेश का स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है, 907 हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे लीस्ट रोड लेंथ पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है, क्योंकि किन्नौर बहुत हिली एरिया है तो वहाँ पे रोड निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो लिस्ट है वहाँ पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में सड़क घनत्व जो रोड डेंसिटी है वो सबसे अधिक है। तो लाहौल में भी रोड बहुत कम है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, क्योंकि उससे मतलब जैसे हमीरपुर छोटी डिस्ट्रिक्ट है तो रोड डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है ना कि लाहौल स्पीति में। तो इस हिसाब से इसका हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पे हमने लोकेशन और इंडस्ट्री जो उसके लिए फेमस है वो मैच करनी है। पहले हमारे इसमें हमारे पास बद्दी से पूछा गया है, बद्दी जो हिमाचल प्रदेश का है वो फेमस है किस इंडस्ट्री के लिए। एक तो बद्दी फेमस है हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, दूसरा है टेक्सटाइल के लिए। तो हमारा एक का रहेगा 4, और दूसरा हमारे पास परमाणु फेमस है हमारा लाइट इंजीनियरिंग के लिए, बी का 3, और पोंटा साहिब हमारा फेमस है केमिकल के लिए। पोंटा साहिब फेमस फॉर केमिकल्स एज अम्ब इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो इस हिसाब से इसका हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा मैचिंग से रिलेटेड है, जिसमें हमने प्रोजेक्ट और वो किस डिस्ट्रिक्ट में है वो फाइंड करना है। पहला हमारे पास है यहाँ पर संजय भाभा प्रोजेक्ट जो है ये है किन्नौर में, गिरी हमारी सिरमौर में है, बस्सी हमारी मंडी में है जोगिंद्रनगर के पास, और बनेर हमारी कांगड़ा के पास है। इसका हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21। लॉर्ड एलनबोरो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1840 to 1844, वेयर वाज हिज प्लेस इज रेजिडेंस इन शिमला। तो लॉर्ड एलनबोरो का रेजिडेंस हमने देखो वेटिकन कैसल में तो नहीं है, इसका राइट आंसर है हमारे ऑकलैंड हाउस। अगर मैं थोड़ा सा लॉर्ड एलनबोरो के बारे में बताऊं तो ये उस टाइम गवर्नर जनरल थे जब अफगान वॉर हुई थी। अगर मैं वेटिकन कैसल के बारे में बताऊं तो ये 19वीं सदी में हमारा महाराजा ऑफ सिरमौर का समर प्लेस रहा है। कैनेडी हाउस के बारे में अगर तो ये सबसे पहले शिमला का पक्का मकान था, तो ये इससे रिलेट नहीं करता। अगर मैं पीटर हॉफ के बारे में बताऊं, पीटर हॉफ जो हमारा रेजिडेंस रहा है लॉर्ड एलिगन का 1863 के आसपास, और नथुराम गोडसे का ट्रायल चला था पीटर हॉफ से। तो इस हिसाब से हमारा 21 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी ऑकलैंड हाउस। अगर हम इसका क्रोनोलॉजी देखें तो लॉर्ड एलनबोरो से पहले गवर्नर जनरल रहे हैं हमारे ऑकलैंड ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। इन विच ईयर वाज द गेटी थिएटर इन शिमला ओपन्ड। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1887 को, और 30 मई 1887 को गेटी थिएटर ओपन किया गया था शिमला में। और इसका गेटी थिएटर का जो डिज़ाइन है वो किया था हेनरी इरविन ने। जो गेटी थिएटर का आर्किटेक्चर स्टाइल है वो है गोथिकल स्टाइल का। अगर इसमें जो फर्स्ट प्ले में पूछा जाए
कि पहला नाटक कौन सा गेटी थिएटर में चलाया गया, तो उसका नाम था टाइम विल टेल। तो ये हमने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो दुम आंदोलन हुआ था, दुम विद्रोह हुआ था रामपुर रियासत में 1859 को, वो किसके उसको किसने लीड किया था? तो दुम आंदोलन हुआ था, उसको लीड करने वाला था फतेह सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा, फतेह सिंह। और फतेह सिंह वहाँ के राजा था जो शमशेर सिंह, उसका भाई था। तो इसने किसानों के साथ मिलकर दुमा विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द किंग ऑफ मंडी ड्यूरिंग द फार्मर मूवमेंट ऑफ मंडी विच टुक द प्लेस इन 1909 AD। तो 1909 में हमारे को मंडी रियासत का जो राजा देखने को मिलता है वो मिलता है भवानी सेन, क्योंकि भवानी सेन का कार्यकाल रहा है मंडी में। अगर मैं बात करूं तो भवानी सेन 1903 से 1912 तक राजा रहे हैं। और सबसे अंतिम राजा जो मंडी डिस्ट्रिक्ट का है वो रहा है जोगिंदर सेन। जोगिंदर सेन का टाइम 1913 से लेकर 48 तक रहा। अगर फार्मर मूवमेंट की बात करें तो ये हुआ था 1909 में भवानी सेन के टाइम पर, क्योंकि भवानी सेन का एक मंत्री था शोभाराम, जो सरका घाट का निवासी था और वो करप्ट था। और उसके समय ही किसान विद्रोह हुआ था वहाँ पे आंदोलन, जिसका नेतृत्व किया था पादा जीवानंद ने। तो हम एक चीज़ यहाँ से और भी रख सकते हैं कि जो मंडी में किसान आंदोलन हुआ था उसका जो लीड करने वाला नेता था उसका नाम था पादा जीवन सिंह, तो पादा जीवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें जो हमारी प्रेम प्रचारणी सभा थी वो बनी थी 1937 में और उसका नाम रीनेम हुआ था धामी प्रजामंडल। वो हुआ था 13 जुलाई 1939 को। ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हमने याद रखना है कि अगर प्रेम प्रचारणी सभा की बात करें वो बनी तो थी 1937 में, लेकिन उसका नाम धामी प्रजामंडल रखा गया था 1939 में। थोड़ी सी हम इसके बारे में और जानते हैं। धामी प्रजामंडल की जो सभा हुई थी वो हुई थी कसुम्बटी कैम्बली में और इसकी अध्यक्षता की थी भागमल सोठा ने। और एक घटना घटी है, ये डेट भी हम याद रखेंगे कि 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था, जिसमें 2 लोगों की हत्या हुई थी। और उन 2 लोगों के नाम, एक का नाम उमा दत्त था और दूसरे का नाम दुर्गा दास था। इन दोनों लोगों को गोली लगी है धामी गोलीकांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमारे में पूछा गया है टोपिलानी इज फॉर्म ऑफ मैरिज। टोपिलानी जो है वो किस जनजाति की प्रचलित विवाह प्रथा है? तो टोपिलानी एक पंगवालियों की मैरिज कस्टम है, जिसमें वो जो विडो रीमैरिज करने का एक कस्टम है उनका, विधवाओं का पुनः विवाह करना। तो उस प्रथा को पंगवाली लोग टोपिलानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मंडी रूलर बिल्ड भूतनाथ टेम्पल इन एट मंडी। तो भूतनाथ टेम्पल बनाने वाला जो राजा था मंडी में वो था राजा अजबर सेन। और 1527 के आसपास इसने मंडी में भूतनाथ टेम्पल का निर्माण कराया था। एक जानकारी हम अजबर सेन से ये याद रखेंगे। अजबर सेन की एक रानी थी जिसका नाम सुल्ताना देवी था। उसने भी मंडी में एक महत्वपूर्ण मंदिर का नाम करवाया जिसका नाम त्रिलोकीनाथ मंदिर है। तो ये कुछ पॉइंट हम यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल्स स्टेट रीजनल काउंसिल। जो हिमाचल हिल रीजनल काउंसिलिंग थे उसके पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे श्यामचंद नेगी। ऑप्शन नंबर डी। श्यामचंद नेगी जो थे ये टिहरी गढ़वाल के थे। अगर कुछ जानकारी ये भी हमारे को पता होनी चाहिए, HHSRC का जो प्रधान था वो था स्वामी पूर्णानंद और इसका कार्यालय वो था मंडी में। इसके जनरल सेक्रेटरी थे हमारे पास पंडित पद्मदेव और जॉइंट सेक्रेटरी थे इसके हमारे पास शिवानंद रमोल। ये हमारे को कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिलिंग के बारे में। इसका कार्यालय मंडी में था और इसका जो प्रधान था वो था स्वामी पूर्णानंद। इसका जनरल सेक्रेटरी था पंडित पद्मदेव और उप प्रधान थे इसका श्यामचंद नेगी और इसका जॉइंट सेक्रेटरी था शिवानंद रमोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो गुलेर रियासत था उसका अंतिम राजा था हमारे पास भूप सिंह।
भूप सिंह ने गोरखा को इनवाइट करने में कलूर के राजा की हेल्प की थी। और उसके बाद 1811 में देशा सिंह मजीठिया यानी कि सिखों के पास चली गई गुलेर रियासत। और उसके बाद 1946 के आसपास अंग्रेजों के पास चली गई। गुलेर रियासत के बारे में पूछे गुलेर रियासत का राजा कौन था, तो हम एक शब्द याद रख सकते हैं, गुलेहरी। गुलेहरी मतलब गुलेर रियासत का जो राजा था वो था हरिचंद, संस्थापक इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे से पूछा गया है, इन विच ईयर कांगड़ा रूलर घमंड चंद वाज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल दोआब बाय अहमद शाह दुरानी। अहमद शाह दुरानी ने 1758 को, ऑप्शन नंबर बी, घमंड चंद को जलंधर दोआब का गवर्नर नियुक्त किया था। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तारीख फरिश्ता, फरिश्ता रेफर नगर कोट एज। फरिश्ता ने जो नगर कोट को लिखा था भीमकोट, ये हमारे को पता होनी चाहिए। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भीमकोट। इसके अलावा कांगड़ा के कुछ और भी हमारे को नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कांगड़ा का नाम कांगड़ा क्यों पड़ा, ये जालंधर राक्षस का कान गड़ गया था यहाँ पे, तो एक नाम कांगड़ा यहाँ पे पड़ा। दूसरा नाम हमारे को मिलता है नगरकोट, कांगड़ा का नाम नगरकोट दिया था अलबरूनी ने। एक नाम मिलता है हमारे को कांगड़ा का भीमनगर, भीमनगर कहा था इसको उत्तवी ने। भीमकोट कहा था फरिश्ता ने। आयुधजीवी संघ कहा था पाणनी ने। शस्त्रोपजीवी कहा था इसको कौटिल्या ने। और कलिंद राइन कहा था इसको टालमी ने। ये सारे नाम कांगड़ा से ही है, मतलब इसको अलग अलग राइटरों ने अपनी पुस्तकों में अलग अलग नाम से डिस्क्राइब किया है, तो ये नाम सारे वैसे ही हैं। इसका जो सबसे पुराना नाम त्रिगर्त था, त्रिगर्त का एरिया था आपका रावी, व्यास और सतलुज के बीच का जो एरिया था उसको त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32, पझौता किसान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था अक्टूबर 1942 को। अक्टूबर 1942 को पझौता किसान सभा का गठन हुआ था और टपरोली, सिरमौर के टपरोली में इसका गठन हुआ था। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं इसमें क्या क्या खास बातें हैं, तो उस टाइम सिरमौर का राजा था राजेंद्र प्रकाश। राजेंद्र प्रकाश का एक वित्त मंत्री था जिसका नाम था गोपाल सिंह। वो थोड़े करप्ट थे, तो जिस कारण उन्होंने जनता पर भारी टैक्स लगा दिया, जिस कारण जनता उनसे नाराज होगी, तो उन्होंने वहाँ पे किसान सभा का गठन किया। तो जो वहाँ का राजा था राजेंद्र प्रसाद, उसका अंग्रेजों के साथ अच्छी मित्रता थी, तो उसने अंग्रेजों को सपोर्ट किया, क्योंकि उस दौरान 1942 के टाइम वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और बंगाल में उसी टाइम अकाल भी पड़ा था। तो वहाँ का राजा जो था राजेंद्र प्रकाश, उसने अंग्रेजों को सपोर्ट की, तो वहाँ से जनता नाराज़ थी उसके इस फैसले से। तो वहाँ पर पझौता किसान सभा में हमारे को एक फेमस नारा देखने को मिलता है, भाई दो ना पाई दो, मतलब ना अंग्रेजों को सैनिक सहायता दो, ना ही उनको कोई आर्थिक सहायता दो। ये नारा भी हमारा पझौता किसान सभा से ही रिलेटेड करता है। अगर मैं बात करूं पझौता किसान सभा का जो प्रधान था वो था लक्ष्मी सिंह, और बाद में इसका मदन सिंह प्रधान बनता है। इसका अगर मैं सचिव सेक्रेटरी की बात करूं तो इसका सचिव रहा है वैद्य सूरत सिंह। ये हमारे को पझौता किसान सभा के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज अपॉइंटेड फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश 1952। 1951 में ही एम एस हिम्मत सिंह बन गए थे हमारे उपराज्यपाल हिमाचल के। उसके बाद 1952 में विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं, 36 सीटों को लेकर चुनाव हो जाते हैं, जिसमें 24 सीटें कांग्रेस जीत लेती है। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इसमें हमारे को पूछा गया है लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में पूछा गया है स्टेटमेंट में। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु विजिट शिमला। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल राइट है। लॉर्ड हेम्स्टर पहले ऐसे बंदे थे गवर्नर जनरल जो सबसे पहले विजिट किए थे शिमला को। इन 1827 ही स्टे विद मेजर कैनेडी द पॉलिटिकल ऑफिसर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट कैनेडी हाउस। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही है, जब पहली बार वो कैनेडी हाउस में रुके थे। तो इसका हमारे पास राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। तो इसमें हमारे को पंजाब बाउंड्री कमीशन के बारे में
पंजाब बाउंड्री कमीशन के बारे में पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट इसमें दी गई हमारे पास, द कमीशन वाज सेटअप इन 30 अप्रैल 1966। तो ये 30 अप्रैल को नहीं, ये हमारे पास 23 अप्रैल को 1966 को इसकी सेटअप हो गया था ये। तो इस हिसाब से हमारी पहली स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, दिस 2 मेंबर कमीशन हैज़ जस्टिन जे सी शाह एंड सरदार हुकम सिंह आर मेंबर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। इसमें हमने कांगड़ा किंग्स के क्रोनोलॉजी को सीक्वेंस वाइज लिखना है। यहाँ पे हमारे को पता होना चाहिए, यहाँ पे पहला जो है राजा त्रिलोकचंद, इसका टाइम था हमारे पास 1605 के आसपास जहांगीर के समय, मतलब दूसरा राजा है हरिचंद प्रथम, इसका टाइम है हमारे पास 1405 के आसपास। तीसरा राजा है हमारे पास राधा मेघचंद, इसका टाइम है हमारे पास तैमूर के टाइम या फिरोज शाह तुगलक के टाइम, FST के टाइम, मतलब 1390 से 1405 के आसपास। लास्ट राजा हमारे पास राजा विधिचंद का टाइम चलता है अकबर के समय, अकबर के समय मतलब 1588 के आसपास, है ना। तो इस हिसाब से हमारा इसमें सबसे पहला राजा आ जाएगा। तैमूर की घटना, अगर हम इंडियन हिस्ट्री को जानते हैं, डायनेस्टी वगैरह पढ़ी है, तो हमारे को पता होगा कि तैमूर की घटना सबसे पहली है। तो इस हिसाब से इसका जो पहला राजा आएगा राजा मेघचंद, उसके बाद आएगा हरिचंद प्रथम, फिर आएगा राजा विधिचंद, फिर आएगा त्रिलोकचंद, क्योंकि ये जहांगीर के समय था, ये विधिचंद अकबर के समय था, मेघचंद तैमूर और फिरोज शाह तुगलक के टाइम था, राजा हरिचंद 1405 के आसपास था। तो इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन की जो राइट बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, कुल्लू किंग्स की क्रोनोलॉजी हमारे को पता होनी चाहिए। इसमें हमारे पास राजा मानसिंह पूछा गया है। राजा मानसिंह का टाइम था 1688 से 1719 के बीच में। सेकंड राजा हमारे पास राजा जगत सिंह, इसका टाइम है हमारे पास 1637 से लेकर 72 तक। नेक्स्ट राजा हमारे पास राजा टेडी सिंह, राजा टेडी सिंह का टाइम है हमारे पास 1742 से 67 तक। लास्ट राजा हमारे पास राजा अजीत सिंह, राजा अजीत सिंह का टाइम चलता है 1816 के बाद। तो यहाँ पे उस हिसाब से हमारा जो सबसे पुराना राजा, इसमें अगर हम इन राजाओं की घटनाओं के बारे में जानें, इनके जीवन में क्या क्या बातें हुई है इंपॉर्टेंट, तो हम इस सीक्वेंस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे राजा मानसिंह जो था, उसने द्रंग और गुम्मा की जो नमक की खानी थी उन पर अधिकार किया था। और राजा जगत सिंह था, उसने उसके टाइम की जो महत्वपूर्ण घटना है, टिपरी एक जगह आती है मणिकर्ण साइड को, वहाँ पे एक दुर्गादत्त ब्राह्मण था और उसने आत्महत्या कर ली थी। ये घटना राजा जगत सिंह के टाइम की है, जिसके कारण आत्महत्या का जो ब्रह्म दोष लग गया राजा को, जगत सिंह को, जिससे उनको कुष्ठ रोग हो गया। और कुष्ठ रोग का निवारण करने के लिए उन्होंने कुल्लू रियासत में जो है भगवान रघुनाथ की स्थापना की। तो ये है राजा जगत सिंह की बात। तो इस हिसाब से हमारा अगर स्टोरी हम देखें, अगर हम कुल्लू रियासत को पढ़ें, तो इस हिसाब से हमारा जो इसमें सबसे पुराना राजा है राजा जगत सिंह। तो इसमें हमारा सबसे पुराना राजा रहेगा राजा जगत सिंह, उसके बाद मान सिंह, फिर टेडी सिंह, फिर आएगा हमारे पास अजीत सिंह। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। इसमें हमारे को कुछ स्टेटमेंट दी है। डगशाई कैनोनमेंट वाज फाउंडेड इन, जो डगशाई छावनी है, सैनिक छावनी, वो 1843 में बनी थी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये बनी थी 1847 में। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, मुगल एम्पायर जहांगीर, मुगलों का कब्जा हो गया था कांगड़ा फोर्ट पे कब, 1622 को, इसमें दिया है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि मुगलों का कब्जा 1620 में ही कांगड़ा फोर्ट पे हो गया था। 1622 में तो जहांगीर ने यात्रा की थी दमेरी की, है ना, जिसमें दमेरी का नाम
नूरजहाँ के नाम पर नूरपुर कर दिया, है ना। बाकी अगर मैं करूँ बात कांगड़ा का जो किला था, उसका जो पहला मुगल किलेदार था उसका नाम था नवाब अली खान, और अंतिम मुगल किलेदार का नाम था सैफ अली खान। तो ये हमारे को मुगलों से रिलेटेड बातें पता होनी चाहिए कि मुगलों का अधिकार 1620 में ही हो गया था कांगड़े किले पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास राजा कर्म प्रकाश ऑफ सिरमौर एस्टेब्लिश नान टाउन। तो ये हमारे पास बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। कर्म प्रकाश ने ही नान की स्थापना की थी, और किसके कहने पर की थी? 1621 में बनवारी लाल एक साधु से मिला था वो शिकार करते हुए, और उसने ही उसको नाहन टाउन स्थापना करने को कहा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ये राजा है यहाँ पे ब्यांगचुंग सेम्पा, ये लद्दाख का राजा था और इसने ताबो मोनेस्ट्री बनाई थी साउथ स्पीति में। ये स्टेटमेंट ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 और 4 स्टेटमेंट सही है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। इसमें भी हमारे को कुछ स्टेटमेंट दी गई है। इसमें हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, इन द लाहौली ट्राइब कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश अरेंज मैरिज इज कॉल्ड कुमाई भागस्टन। तो ये बात कुमाई भागस्टन उनकी मैरिज कस्टम तो है, लेकिन ये अरेंज मैरिज नहीं है, ये है लव मैरिज। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है यहाँ पे। कुमाई भागस्टन क्या है, वहाँ पर अरेंज मैरिज नहीं है, ये लव मैरिज है। अगर मैं वहाँ पर अरेंज मैरिज की बात करूँ तो उसका नाम है तभागस्टन। तो नाम में थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन हमारे को पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि कुमाई भागस्टन जो है वहाँ पर लव मैरिज है, तो भागस्टन वहाँ पे अरेंज मैरिज है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द सुप्रीम डाइटी ऑफ गदीज ट्राइब इज लॉर्ड शिवा। ये बात सही है, शिव की संतान है ना, नवाला भी गाते हैं वो बड़े भारी। तो गद्दी कम्युनिटी बहुत रिच कल्चर वाली है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, जनेकांग और जनेटोंग इज द फॉर्म ऑफ मैरिज इन किन्नर ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश अरेंज मैरिज। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। जनेकांग और जनेकान उनके लव मैरिज की कस्टम है, वहाँ पर उनको कहते हैं। अगर जो यहाँ पर अगर हम इन किन्नरों के लव मैरिज के जो हैं शादियाँ, उनके नाम देखें तो वो चलते हैं हमारे दमचल शीश, बेगम है चीश, डबडम है शीश, बुशीश, है ना। जो शीश शीश करके आएंगे वो ज़्यादातर इनके लव मैरिज होंगे किन्नरों के। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द मेजोरिटी ऑफ किन्नर ट्राइब ऑफ ग्रुप ऑफ हिमाचल प्रदेश इन जैनिज्म। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जैनिज्म नहीं, अगर बुद्धिज्म होता तो ये राइट स्टेटमेंट होती, क्योंकि किन्नर लोग ज़्यादातर बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो इस हिसाब से इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। इसमें हमने प्रिंसली स्टेट और उनकी शाखाओं के बारे में, ऑफशूट किससे वो निकली थी, ये पता होना चाहिए हमारे को। पहले हमारे पास जसवां रियासत है, वो ऑफशूट है हमारी कांगड़ा की, कांगड़ा से निकली है, और ये अपने नाम के पीछे जसवां वाले जसवाल लगाते हैं, ये भी हमारे को पता होना चाहिए। दूसरी हमारे पास रियासत बलसन जो रियासत थी ये पार्ट थी हमारी सिरमौर का। नेक्स्ट हमारे पास रियासत थी ढाडी थी थ्रोज की शाखा, और सिब्बा थी गुलेर की रियासत की शाखा। तो इस हिसाब से हमारा इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41। हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24 में राज्य के युवाओं को अपनी स्वयं की पट्टे की भूमि का सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी, कितने %? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42। दुग्ध उत्पादों की आय बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कौन सा उपाय अपनाएगी? इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उपकर लगाकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43। 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में कितने % अनुमानित है? इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 7.2%। व्हाट इज द टारगेट ऑफ HP शिवा प्रोजेक्ट? इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टू ग्रो कैश क्रॉप्स ऑन 6000 एकड़ ऑफ लैंड बाय 2028।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 45, व्हाट इज़ द टारगेट एरिया ऑफ पैडी प्रोडक्शन इन HP इन 2023-24। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 88.16 हज़ार हेक्टेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, हाउ मच सब्सिडी इज प्रोवाइड बाय HP गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोरवेल एंड शैलो वेल। कुआं और बोरवेल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश कितनी सब्सिडी देती है? इसका हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 47, विच क्रॉप्स हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन HP इन 2022-23। तो इसका हमारे पास आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसेक्स 2011। दो मंडी की, तो 48 करेगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 49, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सुखाश्रय सहायता कोष इन HP। इसका हमारे पास आंसर रहेगा ऑप्शन डी, टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन एंड यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश हेल्थ सेक्टर इन इनकरेक्ट। मोर्टेलिटी रेट इन हिमाचल 14.9 पर 1000 लिविंग बर्थ अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 2019-21। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, तो इसमें हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, क्योंकि ये 20.8 के समथिंग है, तो ये 20.8 के समथिंग है, तो 50 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 51, सेतु प्रोजेक्ट इन कांगड़ा विच वाज कमीशन्ड इन 2023 हैज़ द कैपेसिटी ऑफ। जो सेतु प्रोजेक्ट है कांगड़ा में 2023 में बन के तैयार हो, उसकी कैपेसिटी है 1 मेगावाट की, तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल जीके का और है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश। हाईएस्ट पीक जो हिमाचल प्रदेश की इसमें से है वो है रियोपुर गिल, एक ही ऐसी चोटी है जो इसमें हिमाचल प्रदेश से रिलेट करती है। बाकी अगर मैं बात करूँ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हमारी नेपाल में है, नंदा देवी हमारी उत्तराखंड में है, K2 POK में है, गाडविनास्टिन है ना, तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हिमस्वान। हिमस्वान की फुल फॉर्म क्या है? हिमस्वान, इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 54, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 द फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सब सेक्टर अकाउंटेड फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड इन हिमाचल। इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 3.74%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडिड इन हिमाचल प्रदेश। इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 43.07%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है इसमें हमारे पास, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट रैंक सेकंड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन द स्टेट। तो इसमें हमीरपुर की पहली रैंक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। हमीरपुर पॉपुलेशन डेंसिटी इन 594 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो ये 407 है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि 2011 के अनुसार 407 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 57, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है इसमें, द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI हैज़ 3 डायमेंशन, बेसिक ह्यूमन नीड, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी। ये स्टेटमेंट हमारी सही है, पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन रैंक्ड 9th एज पर SPI 2022 एंड अटेन्स टायर 2 स्टेटस। तो इसमें HP की रैंक रही थी 7, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन हमारे पास 58, अरेंज द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ड्यूरिंग 2023-24। तो
सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो फाउंडर थे वो थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, और 1775 में इन्होंने स्थापना की थी। अगर बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की टोटल इन हिमाचल 2024 अभी तक है 43,373 सेल्फ हेल्प ग्रुप है। यहाँ पे हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप का लिखना है कि सबसे ज़्यादा किसके पास, किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा रहेगा कांगड़ा के पास, उसके बाद आएगा चंबा के पास, उसके बाद आएगा आपका मंडी, कांगड़ा, चंबा, मंडी, हमीरपुर। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 59। इसमें हमारे को स्टेटमेंट दी गई है, इन जून 2019 द मिनिस्ट्री ऑफ पावर अनाउंस्ड दैट इंडिया हैज़ बिकम द पावर सप्लाई कंट्री विद नो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल्स। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, पहली रॉन्ग स्टेटमेंट। करंटली इंडिया प्रोडक्ट ए मेजॉरिटी ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स। तो रिन्यूएबल सोर्स के साथ इंडिया की एनर्जी, ये भी गलत है। इंडिया पर कैपिटा पावर कंजम्पशन वाज 1149 ऑन मार्च 21, 2018। ये हमारे पास सही स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट हमारे पास सही है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। 3 और 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें हमारे को यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर स्कीम दी गई है, जिसमें हमने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास जो स्कीम है ये हमारी 2007 में लॉन्च हुई थी, 7-8 में। दूसरी हमारे पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये स्थापना हुई थी 2016 में। मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इस स्कीम की हमारी लॉन्चिंग डेट है यहाँ पे 2014-15। और किसान क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च हुआ था 1999 के आसपास, है ना। तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रेथिंग रेट पर मिनट इन एवरेज एडल्ट पर्सन। जो एवरेज एडल्ट पर्सन है उसका श्वसन दर क्या है, ये हमारे को पूछा गया है यहाँ पे। तो इसमें हमारे को पता होना चाहिए जो एवरेज एडल्ट पर्सन है उसकी श्वसन दर रहती है। इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर। आपको बताऊं 9 से 12 जो ब्रेथ रेट है ये होता है स्लो ब्रेथिंग, और ये एक बीमारी होती है जिसका पल्स रेट कम होता है, जिसको हम हाइपोफोनिया कहते हैं। 21 से 22 प्रति मिनट जो श्वसन दर है वो रहती है हमारे पास 3 ईयर के जो चाइल्ड होते हैं नॉर्मल उनकी। और 30 से अगर 33 की बात करें, 30 से 33 हमारी होती है बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, जैसे 6 वीक का हो गया ना, न्यू बर्थ जिसका हुआ है, उसकी हमारी नॉर्मल जो श्वसन दर रहती है वो रहती है 30 से 33 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसको हमारे पास मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारे पास ऑडोमीटर। यहाँ पे एक स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर से हम ऑटोमोबाइल्स की स्पीड जो गति है उसको देखते हैं, और ऑडोमीटर से हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। लैक्टोमीटर से हम प्योरिटी ऑफ दूध मिल्क देखते हैं, दूध में कितनी है। बैरोमीटर से इसमें हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बैरोमीटर में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमारे पास जो रोग होता है वो होता है रिकेटियस, हड्डियों का रोग, है ना। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है वो कैल्सिफेरॉल, और विटामिन डी पाई जाती है सूर्य के प्रकाश और मछली के यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पिस्टल। सत्रिकेसर का भाग नहीं है इसमें, ये इसका आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, बीटल। इसको हम पंखुड़िया या पराग भी कहते हैं ना, परागकोश, पुकेसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन सोनार। सोनार में जो
यूज होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैलिडोस्कोप इज बेस्ड। जो कैलिडोस्कोप होता है वो बेस्ड होता है रिफ्लेक्शन से। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो सब्लिमिटेशन। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन इज लिक्विड फॉर रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड होता है वो तो हमारे को पता है, मरकरी, पारा। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नो द पावर हाउस ऑफ एनिमल सेल्स। जो पावर हाउस है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी हमारे पास राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स हैज 4 चैम्बर हार्ट। इसमें स्नेक, लिजार्ड और टर्टल, इन तीनों में तीन चैम्बर पाए जाते हैं, और जो क्रोकोडाइल है वो हमारा 4 चैम्बर हार्ट वाला रेप्टाइल्स है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट वेट 60 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ में जिसका वेट 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर उसी का कितना भार रहेगा। तो हमारे को पता होना चाहिए कि वेट की जो इकाई है वो न्यूटन है। 60 न्यूटन हमारे पास है, चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है वेट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे चांद पे जो वेट है वो बच जाएगा 10 न्यूटन, है ना। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो इसका रहेगा हमारे पास तारामंडल, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हम जानते हैं एस्ट्रॉइड होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मेट्रॉइड्स भी क्षुद्र ग्रह को कहते हैं जब वो जमीन पर गिरते हैं, है ना। जिनको जैसे उल्कापात, जब उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं तो मेट्रॉइड हैं। ये भी भाग है सोलर सिस्टम का। धूमकेतु, जिनको हम पुंछल तारा के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये सारे पार्ट हैं सोलर सिस्टम के, तारामंडल को छोड़कर। क्योंकि तारामंडल, सूर्य खुद एक तारा है, तो उसके बाहर जो जितने भी तारे हैं वो सोलर सिस्टम का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, आंतरिक निषेचन होता है इन फीमेल बॉडी। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17.4, इसमें हमारे से पूछा गया है एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। तो ये हमारे पास राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे से पूछी गई है, ऑक्सीजन ज्वलन में सहायता तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। ये तो हमारे को पता ही है, ये स्टेटमेंट ठीक है। जीने के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, और जलाने के लिए भी ज़रूरी है ना। आग के लिए 3 चीज़ चाहिए हमारे पास, एक हीट, एक ऑक्सीजन, एक फ्यूल। अगर जहाँ पे ये तीनों चीज़ें होगी तो वहाँ पे आग लग जाएगी। तो इसका मतलब है हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है हमारे पास। तो इस हिसाब से इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75। इसमें हमारे से पूछा गया है, वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, जो ए रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। तो ये स्टेटमेंट हमारे गलत है। इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फ्लोइंग लेंथ इंक्रीज मैग्नीट्यूड। तो इसमें हमारे पास लेंथ के जो मेजरमेंट के मैग्नीट्यूड है उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जैसे हमारे को पता है, इसमें सबसे पहले इसमें हमारे पास सबसे छोटी इकाई है मिलीमीटर, फिर आएगा सेंटीमीटर, फिर आएगा मीटर, फिर आएगा किलोमीटर। 3 4 1 2। तो ये ऑप्शन है, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 77, अरेंज द फ्लोइंग मेटल्स फॉर मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव। इसमें हमारे पास सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव है यहाँ पे वो है पोटाशियम। इसमें हमारे पास पहले रहेगा पोटाशियम, पोटाशियम के बाद रहेगा जिंक,
जिंक के बाद रहेगा मरकरी और फिर लास्ट में रहेगा गोल्डन। गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकंड कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय ह्यूमन ईयर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, अबलेंस साउंड आर कॉल्ड नॉइस। ये बात सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज एक्सपेंडेड द मीटर पर सेकंड। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसके बारे में हमारा राइट आंसर रहेगा, जो स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज राइट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास पूछा गया है द सोल ऑफ द शूज आर ट्रेंडेड बाय डिक्रीज फ्रिक्शन। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। पहली, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचुरल ऑफ द सरफेस इज कनेक्टेड। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है। अगली स्टेटमेंट तो हमारे पास गलत होगी, क्योंकि 2 स्टेटमेंट दी गई। तो इसमें हमारे ये ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80। इसमें हमने मिनरल्स और विटामिन को उनकी मतलब उसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है ये देखना है। तो हमारे को यहाँ पर पता होना चाहिए कि कैल्शियम की कमी से हड्डियों का रोग होता है, तो टूथ लेट करेगा। विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग गम्स होगा, है ना। आयरन की कमी से वीकनेस होगी। आयोडीन की कमी से मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन होगी। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली इंडिया रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है लॉन्च्ड वेदर सैटेलाइट। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा, कहाँ पे छोड़ी है ये, तो इसका रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, GSLV। ये होता है जियो स्टेशनरी लॉन्चिकल व्हीकल F-14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली सिक्किम हैज़ स्टार्टेड इंस्पायर्ड प्रोग्राम विच वूम कॉर्पोरेशन। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिसेंटली ओपन मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक। तो हार्बर जो सी लिंक ट्रांस लिंक है उसकी जो लंबाई है वो है हमारी 21.8 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेला टनल। ये जो सेला सुरंग है ये बनी है हमारी अरुणाचल प्रदेश में। तो ये किन 2 प्लेसों को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे देमचौक, ये नाम तो आएगा नहीं, ये तो लद्दाख के पास में। डारबुक और शोएक, ये नाम भी कुछ अलग ऊपर का ही है। लाहौल और किन्नौर में तो आएगा नहीं। तो तवंग जो जगह है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हमारे से ऐसे पूछा जाए सेला सुरंग कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया एग्जिस्ट बिटवीन स्टेशन। तो इसके पास हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, खाड़ी और सुम्बड के मध्य, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी ग्रैंड स्लैम द ओल्डेस्ट चैंपियन रोहन बोपन्ना इन मैन टेनिस। जो रोहन बोपन्ना इसने 2 जीते हैं ग्रैंड स्लैम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाउन इन न्यूज़। ये टाउन अभी रिसेंटली नाम इनका बदला है, तो ये कहाँ है। औरंगाबाद हमारा, पहले हमारे को पता है लोथल हमारा है गुजरात में। ये हम सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पढ़ते हैं। बाकी कुशीनगर मातमपुर से रिलेटेड प्लेस है, ये यूपी में है ना। अगर बात करें हम औरंगाबाद की, औरंगाबाद हमारा महाराष्ट्र में है। अंबिकापुर हमारा छत्तीसगढ़ में है। तो इस हिसाब से हमारा इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी मैचिंग से रिलेटेड है। इसमें हमारे को नीतीश कुमार का थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर हमारे को इसमें कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आती है नीतीश कुमार के बारे में, तो हमारे को रिसेंटली न्यूज़ में अगर हमने पता होगा कि 2024 में उसने डंप किया था आरजेडी को, कांग्रेस को, एंड लेफ्ट किया था। आरजेडी एंड कांग्रेस को उसने छोड़ दिया था, बीजेपी के साथ आ गया था ये। तो इसका अगर हम डी का 1 करें तो ये हमारा एक ही ऑप्शन में है, डी का 1 यहाँ पे। तो इसका हमारे पास डी का 1 एक ही में देखने को मिलता है। तो ये राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश डैश इज नॉट ए मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, मई 2024। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा कतर। बाकी बांग्लादेश, यूएई, इंडिया सभी डेवलपमेंट बैंक के सदस्य हैं, इसमें से कतर बैंक डेवलपमेंट बैंक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द थीम 2023 में वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये जो थीम है किसकी है? ये है G20 की, जो इंडिया प्रेसिडेंसी में जो G20 हुआ था उसकी थीम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 91, इसमें है जॉइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति, जो पुणे में ही हुई थी, वो किन दो देशों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया एंड यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन साइंड मार्च 2024 ए ट्रेड इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको टेपा कहते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज नॉट द पार्ट ऑफ एग्रीमेंट? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा स्वीडन। स्वीडन इसका पार्ट नहीं है, बाकी नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंकस्टीन ये तीनों पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 93, अकॉर्डिंग टू सीपी रिपोर्ट मार्च 2024 कंटिन्यू टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्मी इंपोर्टर। तो 2024 में जो इसका राइट आंसर रहेगा, सबसे आयातक हथियार को इंपोर्ट किया वो है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे से पूछा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका कौन सा आर्टिकल है? तो ये हमारे पास रिसेंटली भी न्यूज़ में था उत्तराखंड को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को चलाया। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 44 रिलेट करता है हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज द टूल टू गेट फीडबैक इन मनरेगा फॉर सिटीजन्स। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जन मनरेगा मोबाइल ऐप। जन मनरेगा मोबाइल ऐप से जो है फीडबैक लिया जाता है मनरेगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया गेट री इलेक्टेड टू द UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 6 टर्म। इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्री किशोर मकवाना इज द चेयरमैन। तो ये है हमारे चेयरमैन स्क्यूल्ड कास्ट के, SC के चेयरमैन, मई 2024 में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे पास पूछा है प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट होता है कब? तो 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब आए थे साउथ अफ्रीका से भारत, तो उसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली स्टेटमेंट है विलेज। विलेज मीन्स ए विलेज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर बाय पब्लिक। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गवर्नर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, ग्राम सभा मीन्स ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रिजाइड इन द इलेक्टोरल रोल रिलेटिंग टू विलेज। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास सही है इसमें, तो इसका हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट हमारे पास क्रोनोलॉजिकल है, पॉलिटिकल से रिलेटेड आर्टिकल है इसमें। तो इसमें हमारे को आर्टिकल की क्रोनोलॉजी, तो पहला तो हमारा यूनियन एंड स्टेट से लेकर आर्टिकल है, दूसरा भाग हमारा स्टेट सिटीजनशिप से आता है। तो यहाँ पे हमारे पहले आएगा सिटीजनशिप आएगा सबसे पहले, और उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है, उसके बाद हमारे पास पंचायत आएगा, और उसके बाद हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजन। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सार्क से रिलेटेड चीज़ें। यहाँ पे सार्क का जो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है वो न्यू दिल्ली में, ये बात ठीक है। सार्क का इंफॉर्मेशन सेंटर कोलंबो में है, ये बात गलत है क्योंकि ये काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में। सार्क एनर्जी सेंटर इस्लामाबाद में है, ये स्टेटमेंट सही है। सार्क कल्चर सेंटर ढाका में है, ये चीज़ भी गलत है क्योंकि ये श्रीलंका में है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन वुमेन आया था 1992 को, और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 25 अप्रैल 1971, ये बात सही है। और
अंडर आर्टिकल 315 से 323 के बीच रिलेट करता है। और इसके फर्स्ट चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच। तो ये बात हमने याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन HPPSC के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच। फिर आता है यूपीएससी हमारा रिलेट करता है 1926 को, 1926 को, और नेशनल कमीशन फॉर ST स्कूल ट्राइब ये 2004 को। तो इसका राइट आंसर बनता है हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हुती जो विद्रोही है वो कहाँ के? तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा यमन। द ग्लोब एंड मेल इज द मोस्ट मतलब दैनिक समाचार पत्र है कहाँ का? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास कनाडा का दैनिक समाचार है ये, और 1944 से चल रहा है वहाँ पे। विच कंट्री विल होस्ट G20 इन 2024? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ब्राज़ील इसको होस्ट कर रहा है 2024 में। 16 वर्ल्ड सोशल फोरम कॉन्फ्रेंस हेल्ड कहाँ पे हुआ था? ये वर्ल्ड सोशल फोरम ये हुआ था हमारे काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था 1 फरवरी 2024 को। वहाँ पे काठमांडू में खुला मंच के पास ये आयोजित हुआ था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास 2024 में इंटरनेशनल वुमेन डे जो कि 8 मार्च को मनाते हैं हर साल, उसके बारे में पूछा गया उसकी थीम कौन थी? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, इन्वेस्टिंग इन वुमेन एम्पावरमेंट ड्राइविंग प्रोग्रेस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल वुमेन डे की, तो ये 8 मार्च 1909 से प्रतिवर्ष मनाना चालू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बासेनार एग्रीमेंट सेक्रेटरीट इज लोकेटेड। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है वहाँ पे है इसका सेक्रेटरीट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जुलाई 1996 को बना था, और इसके मेंबर 42 है जिसमें नाटो और यूरोपियन यूनियन भी है। और अगर मैं इसमें बात करूं भारत की, इंडिया इसका मेंबर बना था 2017 में, ये हमारे को पता होना चाहिए। वार्सेनार एग्रीमेंट का जो भारत हमारा है वो 2017 में सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इथोपिया से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई है। इथोपिया इज एमंग द चाइना बेस्ट फ्रेंड इन अफ्रीका, तो ये राइट स्टेटमेंट है। इथोपिया इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री इन अफ्रीका, तो ये स्टेटमेंट राइट है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111। इसमें हमारे पास पूछा है कि नॉर्वे इज नॉट ए EFTA मेंबर स्टेट। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ये स्टेट हमारे पास पहली गलत है। पुटलैंड इज ऑटोनोमस पार्ट ऑफ इथोपिया के बारे में फिर से, तो ये भी क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट गलत है। तो इस हिसाब से हमारे में इसमें दोनों स्टेटमेंटें गलत है। इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट ए 1 and 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है पाकिस्तान के जो पावर प्रोजेक्ट है उसको नॉर्थ से साउथ हमने अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मतलब उनको लिखना है नॉर्थ टू साउथ। तो इसका हमारे पास सबसे नॉर्थ में जो आएगा वो आएगा करोट, उसके बाद आएगा हमारे साहिवाल, फिर आएगा हमारे पास बहावलपुर, फिर आएगा हमारे पास थारपाकर। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स कुछ हुए हैं समझौते, उनका हमारे को डेट पता होनी चाहिए कि सबसे, अगर मैं बात कार्टोजेना प्रोटोकॉल ये हुआ था हमारा 2000 में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी
कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये हुआ था हमारे को 1992 में, 1992। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था हमारे पास 2015 में। नगोया प्रोटोकॉल हुआ था हमारे पास 2010 में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से इसमें हमारा पहला आएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके बाद आएगा हमारे पास कार्टागोना प्रोटोकॉल, उसके बाद आएगा नगोया प्रोटोकॉल, फिर आएगा पेरिस एग्रीमेंट। तो इसका हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। 114 हमारा जो क्वेश्चन है ये माउंट मेरापी के बारे में कहते हैं। माउंट मेरापी द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो रिसेंटली एरप्टेड इन जापान। तो ये माउंट मेरापी है, ये जापान में नहीं है, ये इंडोनेशिया में है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, वाटर एंड हेरिटेज शील्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड टू सिपाऊ डोम लोकेटेड इन एरिजोना यूएसए। ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, हॉर्निया इज ए की पोर्ट इन द वेस्ट इंडियन आइसलैंड। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। तो ये स्टेटमेंट बचती है हमारे पास नीचे, सोलोमन आइसलैंड हैज़ बीन बिकम द फोकल पॉइंट इन द डिप्लोमेटिक टसल बिटवीन चाइना एंड यूएसए। ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115। यहाँ पर हमारे को कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। युद्धाभ्यास इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, क्योंकि ये इंडिया और चाइना के बीच नहीं, इंडिया और यूएसए के बीच है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो ये बी और डी तो होंगे नहीं इसमें। तो अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, तवांग सेक्टर इज ए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इन अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है। तो 2 वाला तो वैसे एक ही आता है, यहाँ से तो हमारा आंसर निकल गया। बाकी ये जितनी स्टेटमेंट है ये नीचे को गलती है ना। तो हमारे पास 2 और 4 स्टेटमेंट इसमें है, ये हमारी राइट स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 116। इसमें हमारे को जो नेम ऑफ बैंक है और उनके हेडक्वार्टर है उनका पता होना चाहिए। जैसे हमारे को सबसे पहले पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक है हमारे पास मनीला में, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बी का वन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हम और भी देख लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, ये मिलता है हमारे को बीजिंग में। एशियन डेवलपमेंट हमारे को पता है मनीला में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है हमारा शंघाई में। ऑफ जेपी मॉर्गन कैसल बैंक, ये मिलता है हमारे को न्यूयॉर्क में। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेस मिशन दिए हैं और उनको हमने करना है कि वो उसका टारगेट कौन सा प्लेनेट है। तो यहाँ पे हमारा जूस तो रिलेट करेगा जुपिटर से। ए का आईवी यहाँ पे 2 जगह है, 3 जगह, तो ये हमें और देखना पड़ेगा। मावन करता है हमारे पास लेट मार्स से, मैसेंजर करता है मरकरी से, और आर्टिमिस करता है हमारा मून से। डी का 3 भी 3 जगह है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमारा जुपिटर को, मावन मार्स को, मैसेंजर मरकरी को और आर्टिमिस हमारा मून को रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज हेल्ड। तो इसका हमारे पास रहेगा डेवोस में ये आयोजित हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 119। यहाँ पे हमारे को G20 जो कंट्रीज़ है उनको होस्टिंग करने का ईयर पता होना चाहिए कि कौन कब किसने की। तो यहाँ पर हमारे को पता है कि इंडिया ने होस्ट किया था 2023 में, उससे पहले 2022 में इसको होस्ट किया था इंडोनेशिया ने। अभी 2024 में इसको होस्ट करा है ब्राज़ील करा है 2024 में, और साउथ अफ्रीका करेगा 2025 में। ये हमारे को पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका 2, इसका हमारा राइट आंसर रहेगा। पहले हमारा आएगा इसमें इंडोनेशिया,
2, फिर आएगा इंडिया, फिर आएगा ब्राज़ील, फिर आएगा साउथ अफ्रीका। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 120 है, ये भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। शिंकुला टनल विल बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2030 में। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, उससे पहले बन जाएगी, है ना। दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, शिंकुला टनल विल हेल्प टू मूव सिक्योरिटी फोर्स इन सिक्किम। है तो सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, लेकिन ये सिक्किम में नहीं, ये लद्दाख में है ना। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत है। इसका हमारे पास हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्रेवा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है क्रेवा सॉइल के बारे में। यहाँ पे हमारे से पूछा गया क्रेवा इन कश्मीर वैली आर नोन फॉर। तो इसमें हमारे ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू पाइंस। ब्लू पाइंस और केसर के लिए क्रेवा सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 122, लोअर गंगा कैनल टेक ऑफ फ्रॉम। जो लोअर गंगा नहर है निकलती है नरोरा बुलंदशहर से। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 123, आमतौर पर बिखरी हुई बस्तियां कहाँ पाई जाती है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा द्वार में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा आस्टिक भाषाओं से संबंधित नहीं है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बुघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 125, 1951 में भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या था। तो ये था 117 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 126, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडियन रिसीव्ड अबव 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। मतलब इंडिया का कितना परसेंट एरिया है जो 200 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करता है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, ब्लाइंडिंग स्टॉर्म आर नॉट कॉमन इन। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा बी, हिमाचल। क्योंकि ये तीनों जगह प्लेन है और यहाँ पे ब्लाइंडिंग स्टॉर्म आता है, तूफान आता रहता है, अंधाधुंध तूफान आम बात है यहाँ पे, लेकिन हिमाचल में ये आम बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, विंड ब्लो अनप्रोडक्टिव मटेरियल्स इज कॉल्ड। तो इसका आएगा हमारे पास लोयस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा इसका। हवा के साथ उड़ने वाले अनप्रोडक्टिव मटेरियल्स को लोयस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 129, इसमें हमारे से भी जगह पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 129, इसमें हमारे से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस डज नॉट प्रोवाइड द पास बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दोंगयाप जो पास है ये सिल्क रूट उसके बीच में पाया जाता है, जो सिल्क रूट है, और ये चाइना में है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेंट्रल पोइट्री प्लेटफॉर्म टेस्टिंग सेंटर इज लोकेटेड एंड। ये है हमारे पास गुड़गांव में, गुरुग्राम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ढली राजहरा रेंज ऑफ आयरन ओर रिजर्व इज लोकेटेड इन। तो ये है हमारी छत्तीसगढ़ में, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 132, आलिया भट्ट इज ए फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मिनरल्स ऑयल। ये हमारे पास यूरेनियम से रिलेटेड कुछ बातें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 133, इसमें हमारे पास यूरेनियम के बारे में है। इसमें हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, ए डिपेंडेबल सोर्स ऑफ यूरेनियम ऑकर्स इन द मोनेटाइज सैंड्स डिपॉजिट अलोंग द कोस्टल इन केरला। केरला के तट पर पाई जाती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारी पहली। यूरेनियम ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ पेगमेटाइज इन राजस्थान, राजस्थान वहाँ पे भी पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बोथ स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 134, इसमें हमने ये भी देखो ड्रेनेज सिस्टम से ही लिया गया है। इसमें हमने वेस्ट टू ईस्ट रिवर जो फ्लो करती है उनका लिखना है मैंने, सबसे वेस्ट में कौन सी है। तो इसमें से सबसे वेस्ट में तो लूनी नदी है, वो राजस्थान में अपने, है ना।
3, सबसे पहले 3 ऑप्शन नंबर डी इसी से निकल रहा है यहाँ आंसर। सबसे पहले आएगी सबसे वेस्ट में लूनी नदी, उसके बाद आएगी आपकी बेतवा नदी, उसके बाद आएगी आपकी सोन, फिर लास्ट में आएगी आपकी दामोदर। दामोदर आएगी लास्ट में। दामोदर आपकी हुगली के आसपास हुगली नदी से मिलती है ना। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 135। ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है इस पास हमारे पास, मैग्नेटाइट इज नोन एज द ब्लैक कोर। ये स्टेटमेंट सही है, काला कोयला, मैग्नेटाइट काला कोयला। एंथ्रासाइट भी एक होता है, शुद्ध क्वालिटी का कोयला है ना। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, सिडेराइट इज नोन एज द आयरन कार्बोनेट। ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है। तो बस 1 और 2 हमारा राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। और स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं हमारे को, ये सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पास और स्टेट यूटी से रिलेटेड। माना जो हमारा है, माना पास हमारा उत्तराखंड, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम और थांगला, इसको थांगला या चांगला कहते हैं, ये लद्दाख में है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पश्चिमी राजस्थान में सूखे की पुनरावृत्ति की अवधि क्या है। तो ये रहेगा हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2.5 वर्ष में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में भीड़ों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। देखो अगर ये भीड़ों की बातें करें तो ये रेवेन्यूज है, ये बेसिकली नाले होते हैं और ये चंबल रिवर के आसपास पाए जाते हैं। अगर आपने पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी तो उसमें आपको पता लगता है भीड़ है ना। लेकिन अगर इनका बात करें, यहाँ पे पूछा है कि हाईएस्ट एरिया अंडर, तो हाईएस्ट अंडर एरिया जो इनके अंदर आता है तो ये आता है यूपी के अंतर्गत, लेकिन ये मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 139, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सुनामी द्वारा ध्वस्त हो गई थी। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मिनून सभ्यता। हमारे पास 140, जब ज्वार की लहरें तट पर टकराती है, मिट्टी को भारी नुकसान पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसके पास होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, समुद्री अपरदन, सी एरोजन इस घटना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 141, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन मेड डिजास्टर। देखो जल प्रदूषण भी इंसानों के द्वारा होता है, बांध इंसान बनाते हैं वो टूट जाते हैं, ये भी मैन मेड कारण है, स्मोकिंग भी इंसान करते हैं ना, तो ये सारे कारण है। इसमें मैन मेड कारण है सूखा, ड्राउट, तो हमारे 141 करेगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फ्लोइंग डिजास्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो डिजास्टर का क्रोनोलॉजी देखनी हमने इसमें, लेह क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, ये हुआ था 6 अगस्त 2010 को। उत्तराखंड डिजास्टर जो केदारनाथ में हुई थी बाढ़, ये हुई थी 16 जुलाई 2013 को, और इसमें 5,748 बंदे की डेथ भी हुई थी। कश्मीर जो फ्लड आया था, ये आया था 2 सितंबर 2014 को। मुंबई में फ्लड आया था, ये आया था 26 जुलाई 2004 को, और यहाँ पर एक ही रात में 250 मिलीमीटर बारिश हो गई थी, तो जिसके कारण मुंबई में बाढ़ आ गई थी। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा, मुंबई फ्लड आया था 2004 में, सबसे पहले 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद लेह जो बादल फटा था वो फटा था 2010 में, 1 आ जाएगा। फिर 2 में फिर आ जाएगा उत्तराखंड डिजास्टर, फिर लास्ट में जो आएगा 3 आए। तो इसका हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। डेट मैंने इनकी आपको बता दिया, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें है। हमारे पास 143, इसमें हमने स्टेटमेंट देखनी है, मिनटों पर देखनी है कौन सी राइट है। यहाँ पे हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, चेन्नई में वर्ष 2013 के क्रम में अत्यधिक बारिश हुई थी। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 2015 में हुई थी वो। भारत में बाढ़ का पूर्वानुमान 1958 से शुरू हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। CWC सेंट्रल वेदर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, 1958 में शुरू हुआ और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, ये बात सही है। मुंबई में 27 जुलाई को 2005 को अभूतपूर्व
944 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। ये क्वेश्चन ऊपर भी है, रिपीट हुआ है, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो इसका हमारे पास यहीं से आंसर निकल जाता है। इसमें जो हमारे पास राइट आंसर रहेगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा, है ना। इसका राइट आंसर हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें अगर हमारे को इन नामों में कुछ भी पता नहीं लग रहा है तो इसमें हमने यहाँ पे अगर हिंदी में देखेंगे तो उत्खनन हमारे को दिख रहा है। इस डी का उत्खनन का कारण है मानव निर्मित कारण, डी का 1। तो अगर हम डी का 1 देखेंगे ऑप्शन में, डी का 1 हमारे को सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखता है, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। इसमें हमारा ए का 3, बी का 2 और सी का 4 होगा। तो हम इसको मैच करके ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर द फास्टेस्ट एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स फेम स्कीम वाज स्टार्टेड इन इंडिया। तो ये स्टार्टेड हुई थी 13 अप्रैल 2015 से। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट रिपोर्ट पॉलिसी नेशनल पॉलिसी अंडर चाइल्ड लेबर। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भतृहित महताब। राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्रूड ऑयल कंजम्पशन इंडिया इंपोर्ट 2022-23 में जो कच्चा तेल का आयात था वो कितना था। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 87.4%। ये हमारे से पूछा गया है 2022-23 का। अगर हमारे पास 23-24 का अगर मैं बात करूं तो वो है 87.7। फ़र्क थोड़ा ही है बस, 2022-23 में था 87.4, 2023-24 में है 87.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड हैज़ लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा हर्बिसाइड। अगर मैं 2022 में इसका पूरा पेस्टिसाइड्स का पूरे पेस्टिसाइड्स का मार्केट शेयर इन इंडिया देखूं, 2023 का 245.2 बिलियन है और 2032 तक ये 421.7 बिलियन तक पहुंच जाएगा मार्केट शेयर पेस्टिसाइड का। अगर थोड़ा सा हम इन दवाइयों के बारे में देखें, इंसेक्टिसाइड ये होते हैं कीटनाशक जिसमें हम जो कीड़े लगते हैं फसलों पर उनको ख़त्म करने के लिए इसका होता है। फंगीसाइड होता है जैसे फंगस पड़ता है, बीमारी होती है ना, तो जैसे सड़ने वाली कोई बीमारी लगती है फसलों को तो उसके लिए हम फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं। हर्बिसाइड होता है जैसे कोई जंगली घास फसल में हो जाता है तो उसमें हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। ये जानकारी हमारे को पता होनी चाहिए कि कौन किस के हिसाब की कीटनाशक दवाई है। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ GCC गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल कंट्री इन इंडिया। इसका हमारे पास कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पोर्ट बाय वॉल्यूम इन कार्गो हैंडल। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन इंडिया फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया। राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है आंध्र प्रदेश को और छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है। इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें हमारे पास पंजाब है, पंजाब को व्हीट बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, गेहूँ ज़्यादा होती है यहाँ पे। जैसे कुछ और अगर हम ऐसे नेम है स्टेटों के उनको भी हम याद रख सकते हैं, जैसे दूध का कटोरा यूपी को कहते हैं, अंडा कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं, चाय का कटोरा असम को कहते हैं, कपास का कटोरा गुजरात को कहते हैं, फल का कटोरा हिमाचल प्रदेश को कहते हैं, नमक का गुजरात को, रोटी का या गेहूं का पंजाब को। छत्तीसगढ़ को भी यहाँ पे एक बात हम याद रख सकते हैं कि धान का कटोरा कहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 88% भाग में चावल की ही पैदावार होती है और चावल की 20,000 से वैरायटी आपको
छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दोनों को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तरलता जाल शब्द जिसकी व्यापक आर्थिक साहित्य सिद्धांत में अक्सर चर्चा की जाती है, एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। उधार लेने और खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरें बहुत कम है, ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 154। इसमें हमारे पास कुछ यूएनडीपी के द्वारा गणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मार्च सूचना का घटक नहीं है। तो लाइफ एक्सपेंडिचर ऑन बर्थ ये भी है, जीएनआई पर कैपिटा ये भी है, एजुकेशन इनकम एजुकेशन इंडेक्स ये भी है, एम्प्लॉयमेंट रेट ये नहीं है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एम्प्लॉयमेंट दर, रोजगार दर, एम्प्लॉयमेंट रेट इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे विच इज़ नॉट, तो ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास रेपो रेट को लेकर, रेपो रेट क्या होता है? ये होता है कमर्शियल बैंक जब बोरो फ्रॉम द आरबीआई, जब जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई से उधार लेते हैं तो उसको रेपो रेट कहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट हो जाएगी। आपने कमेंट में बताना है गाइस रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 156। इसमें हमारे पास फिजिकल डेफिसिट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। जो राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधक जिनको हम NRBM अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लिमिट द गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट, जो सरकार का राजकोषीय घाटा है उसको सीमित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 157। इंडियन करंट अकाउंट डेबिट CAD हैज़ नैरोड ऑन टू 1.9% ऑफ GDP इन फिजिकल 2023। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव नियरली डबल इन USA 568 बिलियन इन फिजिकल 2023। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्कीमें दी गई है, इनका माने क्रोनोलॉजिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमारे पास जो इसमें सबसे पहले है वो है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसको हम RLEGP के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी के समय लॉन्च हुई थी और 15 अगस्त 1983 के आसपास। दूसरी हमारे पास IRDP के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हमारा लॉन्च हुआ था 1978 को, 1978 को लॉन्च हुआ था और इम्प्लीमेंट हुआ था 1980 के आसपास। तीसरी योजना है हमारे पास स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये हुआ था हमारे को पास अप्रैल 1999 को। और चौथी हमारे पास योजना है जवाहर रोजगार योजना। ये हुआ था हमारे को 1 अप्रैल 1990 को, 89 को, राजीव गांधी के टाइम। और 99 में इसका नाम चेंज करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया था। ये भी हमारे को पता होना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा, पहले आएगा हमारे पास IRDP 2, फिर आएगा हमारे पास लैंडलेस का एम्प्लॉयमेंट 1, फिर आएगा हमारे पास जवाहर रोजगार योजना, फिर आएगा स्वर्ण जयंती। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 159। इसमें हमारे पास पहली स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास जो है आउटस्टैंडिंग द लायबिलिटी ऑफ द जनरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश, ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, पढ़ के फायदा नहीं है। तो इन 2022-23 में GDP इज एस्टिमेटेड द ग्रोथ 7% और रियल टर्म, ये बात सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास इन 2022-23 में इन्फ्लेटरी एक्सपेक्टेशन द बिजनेस एंड हाउस होल्ड हैव बीन मॉडरेट। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 160।
ये हमारा मैचिंग से रिलेटेड है। इसमें हमने एक्ट और ऑर्गेनाइजेशन को उनके स्थापित एयर के साथ कनेक्ट करना है। तो हमारे पास पहला इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम फेरा के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी हमारे पास 1973 में। और दूसरा है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इसकी स्थापना हुई थी हमारे पास 1999 में। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1995 में। कंपटीशन एक्ट की स्थापना हुई थी हमारे पास 2000। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों के निर्णय की शक्ति किस श्रेणी में है? तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक व मूल न्यायाधिकार। इसके बारे में रिलेट जो आर्टिकल करता है वो है आर्टिकल 131। अगर मैं अपीलियन न्यायाधिकार की बात करूं, इसको रिलेट करने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 136। अगर सलाहकारी न्यायाधिकरण की बात करें तो इसको रिलेट करने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 143। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेज कमीशन? तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, काका कालेकर। और 29 जनवरी 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये रहे हैं। और आर्टिकल 340 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 163, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की शक्ति किस में निहित होती है? तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा संसद, पार्लियामेंट में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की बढ़ोतरी की शक्ति निहित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग संसद के प्रति उत्तरदायी है? तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। दूसरी हमारी स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का अधिवेशन नहीं हो रहा हो। तो ये हमारे पास राइट स्टेटमेंट है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास ये भी गलत हो जाती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जज की नियुक्ति हेतु 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में जज की कोई भी न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, बस उसकी 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 164 का रहेगा हमारे पास बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 165, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करें जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो इसको रिलेट करने वाला जो आर्टिकल है वो है हमारे पास आर्टिकल 257। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 166, इसमें संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में बिल किस प्रकार से बहुमत से पारित होता है? तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ए, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत द्वारा वोट डालने पर पारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संसदीय व्यवस्था में स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है होता है? इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा किसी अत्यंत आवश्यक जनहित के मुद्दे पर बहस करना। तो इसका हमारे पास राइट आंसर ए रहेगा। हमारे पास भारतीय संसदीय प्रणाली अंग्रेजी संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? बाकी हमारे में सब चीज़ें सेम है। इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें न्यायिक पुनरावृत्ति मतलब जुडिशियल रिव्यू सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 169, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का आदर्श नीति है? तो ये DPSP हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, आर्टिकल 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों की सूची एवं उनके क्षेत्रफल का राज्यों के बारे में जिक्र होता है? फर्स्ट अनुसूची में। तो राइट आंसर रहेगा इसमें हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा समाविष्ट नहीं है? देखो यहाँ पे हमारे पास लिबर्टी टू एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लिबर्टी टू थॉट है, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता,
इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक लायबिलिटी की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित करने के संदर्भ में भारतीय संविधान में क्रमशः अनुच्छेद 102 एवं 191 में उल्लेख किया गया है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है, दल बदल की नवीनतम धाराओं के अनुसार एक दल का दूसरे दल में विलय तभी मान्य होगा जब उस दल में कम से कम 1/3 सदस्य का विलय की स्वीकृति प्रदान होगी। तो इसमें 1/3 नहीं 2/3 आएगा, 2/3। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी इसमें गलत है, पहली ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोक लेखा समिति संसद की सबसे प्राचीन समिति है, ये सही है। लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति एवं लोक उपक्रमण समिति भारतीय संसद की 3 वित्तीय समितियां हैं, ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट, कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुट द फॉर्मेशन फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर हमने जो स्टेट की फॉर्मेशन उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत टिपिकल था क्योंकि ये हरियाणा को छोड़कर तीनों जो स्टेट है ये 2000 में ही बनी थी। अब इनका मैं एग्जैक्ट डेट में अगर मैं बताऊँ, सबसे पहले हरियाणा का हम देखते हैं। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले आएगा इसमें हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। उसके बाद हरियाणा के बाद अगर हम देखें तो उसके बाद छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद उत्तराखंड की हुई थी 9 नवंबर 2000 को। और फिर लास्ट में आएगा झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तो ये आप देख रहे हैं कि नवंबर के महीने ही इनकी स्थापना हुई थी। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आपने बताना है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ किसको काट कर बनाए गए। इसमें हमने स्टेटमेंट देखनी है, धन बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाता है तथा राज्यसभा को उसमें संशोधन का अधिकार है। पहली स्टेटमेंट हमारे पास इसमें गलत है। संवैधानिक संशोधन संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास है, उच्च न्यायालय किसी भी संघीय कानून को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। चौथी है, संसद का गठन राष्ट्रपति व दोनों सदनों से होता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 176, ये हमारा स्टेट और लोकसभा सीटों को लेकर है। अगर हमारे को इसमें नहीं पता चलता है तो हम सीधा देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में। तो सबसे ज़्यादा सीटों का हिसाब भी पॉपुलेशन के हिसाब से होगा। सबसे ज़्यादा सीटें हमारे को दिखेगी महाराष्ट्र में है 48 सीटें लोकसभा की। उसके बाद उड़ीसा में 21, असम में 14 और तेलंगाना में 17। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो ये महाराष्ट्र से निकल जाना क्योंकि सी का 1 सिर्फ इसी में है ना। क्वेश्चन में हमारे पास 177, इसमें हमने स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा आंदोलन चलाया था। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी की बात की थी। राजा राम मोहन राय सती प्रथा, BR अम्बेडकर कास्ट से रिलेटेड है ना। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वुमेन एम्पावरमेंट इज रिलेटेड टू। इनमें से इसको भी रिलेट करता है, पार्टिसिपेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, एजुकेशन को भी करता है, डिवोर्स को नहीं करता, नौकरी को करता है। तो इसमें हमारा 1, 2, 4 रहेगा आंसर, वो हमारे को ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। परंपरागत सामाजिक व्यवहार एवं विचार के तरीकों को हम क्या कहते हैं। तो ये ट्रेडिशन, परंपरा, बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भोजन में लैंगिक असमानता निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है।
तो इसमें लड़कियों की शारीरिक कमजोरी भी रहेगा, लड़कियों को खून की कमी, लड़कियों की मृत्यु दर के लिए, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1 जनवरी 1992 में हुआ है, लेकिन आंसर की में 191 दिया गया है। तो लेकिन इसकी राइट, ये क्वेश्चन सारा स्क्रैप हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास 1992 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका हमारे पास आंसर रहेगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनके द्वारा 1905 में लंदन में की गई थी स्थापना। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 183, 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल्स लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर टी, जोसेफ बेपिस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देवी चौधुरानी किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखी गई है और पब्लिश्ड हुई थी ये 1884 को बंगाली में। फिर इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था सुबोध चंद्र मित्र ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका हमारे पास आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सतीश चंद्र मुखर्जी। इन्होंने 1909 में कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1936 में हुई थी कोलकाता में, जुलाई 1936 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। और उससे पहले इसकी स्थापना लंदन में हुई थी 1935 में। 1935 में लंदन में, 1936 में कोलकाता में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया? तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिस्टोवेल। ये हमारे पास यहाँ पे लॉर्ड स्टिनले है, ये फर्स्ट था 2 अगस्त 1858 तक, और सैमुअल का टाइम 25 अगस्त 1931 के टाइम चलता है। कोरा मल्लाह विशाखापट्टनम के ट्राइब चीफ थे, जिन्होंने वहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ मतलब विद्रोह किया था। वो कब का टाइम था? तो कोरा मल्लाह, इनका डेट रहेगा आपको 1900 के आसपास। ताना भगत का आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा 1914 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस तिथि को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड्स ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की? तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1932 को। सेपरेट इलेक्ट्रोल मिडिल क्लास के लिए, और उसके बाद पूना पैक्ट भी हुआ था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लाला लाजपत की नहीं है? इसमें से हमारे पास ये रहेगा, ये सारी बुक लाला लाजपत राय की है। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये बुक जो है ये श्री अरविंदो की है। बाकी ये सारी पुस्तकें जो है ये लाला लाजपत की है। तो यहाँ पे हमने नॉट लिखना, नॉट राइटन बाय लाला लाजपत राय, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग 1946 में? तो इसका हमारे पास रहा था नेहरू जी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भगत सिंह और वीकेशर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 8 मार्च 1928 को बम फेंका। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, क्योंकि ये 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, ये स्टेटमेंट हमारी भी सही है। भगत सिंह जी को और राजगुरु जी को
फांसी दी गई थी सुखदेव को इसमें। तो इसमें हमारे डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 194। इसमें हमने अरेंज करना है एंग्लो और नॉन इंडियन प्रेसिडेंट को। पहले हमारे पास है हेनरी कार्टन। हेनरी कार्टन का टाइम था 1904 में। फिर विलियम वेटबर्न, इसका टाइम था 1890 से लेकर 1910 तक। जॉर्ज यूल, इसका टाइम था 1888 के आसपास। अल्फ्रेड बेब, ये था 1894 में। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट को लेकर। द मॉडर्न एजुकेशन इंडिया डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857। जी, ये स्टेटमेंट हमारी पहले ठीक है। जो मॉडर्न एजुकेशन थे वो समझते कि अंग्रेज ही भारत का उद्धार कर सकते हैं, तो उन्होंने पहले 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का ही सपोर्ट किया उन्होंने। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1928। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, क्योंकि ये 1927 को हुई थी। 1928 को नहीं, 1927 को हुई थी। और इसके जो फाउंडेड थे वो थे मार्क एंड कजन। उन्होंने दिल्ली में एक एनजीओ खोला था और इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था प्रोग्रेशन कॉलेज पूना में। हमारे पास 196 बाल गंगाधर की जो पुस्तक थी वो थी द ओरियन। इसमें अरविंदो घोष की थी द लाइफ डिवाइन। तो इस हिसाब से हमारा इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बाल गंगाधर की ये थी, अरविंदो की ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 197। ये महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। इसमें 197 क्वेश्चन है, मनुष्य और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए गांधी जी ने सामाजिक कार्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा रचनात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी जी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का सशक्त माध्यम क्या है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी जी ने किसे नैतिक उत्थान माना है। तो इसका हमारे पास आंसर रहेगा पूर्णतः निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, कस्तूरबा मेमोरियल ट्रस्ट जिसका उद्देश्य ग्रामीण पुनर्निर्माण में विभक्त राष्ट्रीय कार्यों के लिए ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण करना है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है इंदौर, मध्य प्रदेश में, और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो गाइज हमने अभी पूरा एलआईडी का क्वेश्चन पेपर एक साथ ही सारा सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इसमें कुछ बहुत सारी जानकारी सीखने को मिली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने कोई भी सुजेशन या आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।